नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस से। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर में पहुंचा चुनाव का सिलसिला। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान कल। वाराणसी पर टिकी सबकी नजर। अंतिम चरण की तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मणिपुर में दूसरे चरण की 22 सीटों पर भी वोटिंग कल। मैदान में 98 उम्मीदवार। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा मतदान। राज्यसभा टीवी से मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी की खास बातचीत। कहा, दूसरे दौर में होगा रिकॉर्ड मतदान। दुर्गम इलाकों में पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में चुनाव का सिलसिला अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 8 मार्च के मतदान के साथ ही उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी। 9 तारीख को 1 सीट पर मतदान होना है। बुधवार को 7 जिलों की 40 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग जोर शोर से जुटा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम की जांच पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। प्रदेश के सभी 7 जिलों में जगह जगह पुलिस गश्त लगा रही है और नाकों पर खास तलाशी अभियान जारी है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल लगातार नजर टिकाए हुए हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों की जांच पूरी कर ली है और पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया है। पोलिंग बूथ पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो गई हैं। आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। सारी जगह सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। वो कल मोबाइल रहेंगे और जो हमें पल पल की जो सूचनाएं हैं इलेक्शन के बारे में वो देते रहेंगे। 7 जिलों की सभी 40 सीटों पर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव आयोग को उम्मीद है कि लोग भारी तादाद में वोट डालने घर से बाहर निकलेंगे। जानकारों की माने तो वाराणसी समेत कई सीटें इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस जिले के वो सबसे बड़े कर्णधार हैं। अब प्रधानमंत्री जी के 3 दिन के प्रयास के बाद क्या होगा कोई बता नहीं सकता। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर अतीत से ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए संकट होगा। इस दौर में 76,87,816 पुरुष, 64,99,711 महिलाएं और 706 किन्नर मतदाता समेत 1,41,88,233 मतदाता प्रदेश में 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 7 जिलों में सभी 40 सीटों पर बीएसपी मैदान में है। बीजेपी 32, समाजवादी पार्टी 31, आरएलडी 21 और कांग्रेस 9 सीटों पर मैदान में है, जबकि 139 सीटों पर निर्दलीय भी खड़े हैं। सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार वाराणसी कैंट में आमने सामने हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार केराकाट सीट पर हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि वो मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। वोटर टर्नआउट सही बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है, विशेष रूप से वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में। तो उसके लिए हम लोग लगभग 2-3 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। हमारी जो स्वीप की एक्टिविटीज हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, दिव्यांगों तक, ट्रांसजेंडर्स को और विभिन्न माध्यमों से, पोस्टर के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, गीत संगीत के माध्यम से, गली क्रिकेट हम लोगों ने रात में कराया है। पिछले चुनाव में 23 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी अव्वल रही थी। बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। इस बार 14,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाराणसी जोन में चुनाव को लेकर सुरक्षा की क्या है तैयारियां और पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, इसे लेकर हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने बात की वाराणसी के आईजी एन रविंदर से। मेरे साथ है वाराणसी जोन के आईजी डॉक्टर एन रविंदर। वेलकम टू राज्यसभा टीवी सर। थैंक यू सर। राजनीतिक तौर पर इस जोन का बहुत महत्व बढ़ गया है। ये प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है। किस तरह के इंतजाम हैं ताकि फ्री इलेक्शंस कल कराए जा सके? वाराणसी जनपद में विधानसभा चुनाव 8 मार्च 2017 को होगा। इस विधानसभा चुनाव के लिए वाराणसी जनपद में हम व्यापक सुरक्षा
प्रबंध किए हैं। लगभग 800 सब इंस्पेक्टर्स, 425 मुख्य आरक्षी और 5,700 आरक्षियों का इस चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है और 50 जगहों पर चेकिंग के लिए बैरियर्स लगाया गया है। इस बैरियर से हम लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, क्रिमिनल्स है, उसका मूवमेंट को रोक लेंगे। सर, कितनी कंपनीज लगाई गई हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की? वाराणसी जनपद में 8 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए हम लोगों ने 55 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और 4 कंपनी स्टेट पीएसी का ड्यूटी लगाई गई है। क्या इलिसिट लीकर और कैश का भी सीजर किया गया है? आचार संहिता का घोषणा के बाद वाराणसी जनपद में 3 करोड़ 38 लाख का कैश बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 2,800 लीटर शराब का भी बरामदगी हुई है। जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं वहां पर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? वाराणसी जनपद में 8 विधानसभा क्षेत्र है। ये 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिला के 251 वल्नरेबल क्षेत्र है। इन 251 वल्नरेबल पॉकेट्स में हम लोगों ने आचार संहिता का घोषणा के बाद से ही प्रिवेंटिव मेजर्स का पूरा इंतजाम किया था और वल्नरेबल पॉकेट्स में पोलिंग डे के दिन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगी और वहां वल्नरेबिलिटी का जो कारण है उस कारण को हमने एलिमिनेट किया है। अब वहां वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लोग फ्री होकर चुनाव में भाग लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वाराणसी से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं कृति मिश्रा। आइए जानते हैं कृति, आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि वाराणसी इस पूरे चरण में सोनभद्र के इलाके में और मिर्जापुर वगैरह में भी मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने वहां सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए हैं? जी हाँ, देखिए नवविक्रम, जो वाराणसी है आपको पता है कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, तो काफी फोकस है पूरे देश का इस कंस्टिट्यूएंसी पर। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। लाइव स्ट्रीमिंग है, वेब स्ट्रीमिंग है, जो भी सेंसिटिव पॉकेट्स हैं या जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का, होम गार्ड है, साथ ही उनका भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो सोनभद्र और चंदौली है, जो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी कई सारे पोलिंग बूथ पर नजर रखी जाएगी ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं कि जो वोटर टर्नआउट हो वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि देखिए वाराणसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमेशा अर्बन एपैथी, जो शहरों में लोग भारी तादाद पर नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने। इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो शहरी मतदाता हैं उनको काफी हद तक मोटिवेट किया है, जो युवा वोटर हैं उनको मोटिवेट किया है फेसबुक के साथ कोलैबोरेट कर। तो कल का दिन एक्सपेक्टेशन है कि वोटर टर्नआउट अच्छा होगा और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जा सकेंगे। जी कृति, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव ने कहा है कि पार्टी में कलह का असर चुनावों पर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि पार्टी दोबारा जीते और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। परिवार में कलह पर साधना यादव ने कहा कि जो परिवार में हुआ वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नेताजी मजबूत हैं और अगर वो स्टैंड लेने को कहेंगे तो हम उनके साथ ही खड़े हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मुझे लगता है सभी को ही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं मालूम। हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है, क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। बनारस की नाव वहां के घाटों की पहचान है। इन नावों के सहारे गुजारा करने वाले मल्लाहों से वादे तो तमाम हुए, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। आखिर थक हार कर मल्लाहों और मछुआरों ने खुद की पार्टी बना ली। निषाद नाम की पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। क्या होगा इसका असर और क्यों है ये अहम, आइए देखते हैं। वाराणसी के घाटों पर कतार से खड़ी इन नावों को देखिए। ये बाहरी लोगों के लिए तो सैरगाह हो सकती हैं, लेकिन मल्लाहों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। मल्लाहों के बिना बनारस की कल्पना भी मुश्किल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मल्लाह और मछुआरे बीजेपी के पक्ष में लामबंद थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि बात नहीं बन रही तो खुद की पार्टी बना ली। हम लोगों का कोई जो है जो भी काम करता है, हम लोग एक कमेटी बनाया गया है, निषाद कमेटी।
तो जो भी कोई काम पड़ता है हम लोग इकट्ठा होके अपना निषाद पार्टी की तरफ से हम लोग अपने मांग को पूरा किया जाता है। हमारा निषाद पार्टी खड़ा है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, या हारे या जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बनारस को क्योटो बनाने की बात कही तो मल्लाहों का दिल बैठ गया। योजना के मुताबिक शिवाला, दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच 500 मीटर की दूरी को 100 मीटर गहरा करना है। साथ ही घाटों के किनारे आरती देखने के लिए खास निर्माण की बात भी कही गई है। मल्लाहों को लगता है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ड्यूटी अगर लग जाएगी वहाँ तो नाव उस पार बनेगी, नाव बनेगी तो जो है कि कस्टमर जो इसी पार रहेंगे, ड्यूटी पर से ही आरती देखेंगे। आरती जब देखेंगे तो हो सकता है आनी तूफान आ जाए। यहाँ जो है गर्मी में हमेशा आनी तूफान आता रहता है, तो जीडी जो खंड खंड हो जाएगा, उसमें बहुत लोग मर सकते हैं। मछुआरों और मल्लाहों की सरकार से मांग है कि वो सिर्फ घाट की सफाई पर ध्यान दें ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वाराणसी आ सकें। उनका मानना है कि बाहर के लोग बनारस की समृद्ध विरासत और संस्कृति देखने आते हैं और आधुनिक निर्माण से इसको गहरा धक्का लगेगा। घाट की सरसफाई में यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूअस चलनी चाहिए। इसको नहीं तो ऐसे ही मतलब जैसे आज स्थिति है सर सफाई की वजह से, तो ये स्थिति है। नहीं पहले सफाई नहीं होती थी, यहाँ कोई नहीं आता था। आज सर सफाई होने की वजह से यहाँ सबकी रोजी रोजगार बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी करीब 16% है और करीब 75 विधानसभा सीटों पर ये खास दबदबा रखते हैं। मौजूदा चुनाव में निषाद पार्टी और मल्लाहों की वोटिंग पर सबकी निगाहें होंगी। बनारस के निषाद, मल्लाह और मछुआरों को लगता है कि उनके पिछड़ेपन का कारण अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। अपनी एक अलग पार्टी बनाकर उन्हें लगता है कि 11 मार्च को वो बड़े राजनीतिक दलों के चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अब आगे बढ़ते हैं मणिपुर विधानसभा से जुड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 22 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और प्रजा पार्टी की नेता इरोम शर्मिला के भाग्य का फैसला होना है। मणिपुर में दूसरे और आखिरी चरण के लिए कुल 60 में से 22 सीटों पर मतदान होना है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 3 बजे तक होगी। मतदान से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में मतदान को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में कुल 1151 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 578 बूथ संवेदनशील जबकि 185 बूथ अति संवेदनशील हैं। We get training for 3 times at this training center of Thapal DC. So what have you told that how to stop the booth capturing and how to stop the false voting? Yeah, we will try to set up all the booth capturing with the help of the security person, with the help of the polling officer, with him. Oh, that is. I will do maximally in the smooth way, very nice way. Okay. I'll try it. Okay. So do you know that how have you been given training for that? Yes, sir. I have taken 3 times rehearsal. दूसरे चरण में 9 लाख से ज्यादा वोटर कुल 98 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें बीजेपी के 22, कांग्रेस के 22, सीपीआई के 2 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अन्य दलों के 41 और 9 निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 265 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस के करीब 7000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग केंद्र बनाया गया है। सेक्शन ये है कि कोई बोगस वोट न डाले और जो सिक्योरिटी में और कोई किसी का कोई बोगस वोट पड़ रहा है या कोई बोलता है डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है ऐसे कुछ है तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे। वो बताएगा प्रोसीडिंग ऑफिसर कि मेरे को कुछ सुरक्षा में ये है, यही आदमी जबरदस्ती कर रहा है या ये आदमी ऐसे आया है या ये आदमी लीगल है, तो उसके बारे में हम लोग उसको चेक करेंगे, पकड़ेंगे। इलेक्शन के दौरान व्हीकल को मैनेज करने में बड़ी मुश्किल होती है, उन्हें फ्यूल देने में मुश्किल होती है और कहीं ना कहीं इसका रिलेशन भ्रष्टाचार से भी है कहीं ना कहीं। तो जब आप इसे ऑनलाइन करते हो हर चीज़ हमें पता है कि हमने किस पर्टिकुलर डेट को व्हीकल को रिक्विजिशन किया, किस डेट को रिपोर्ट किया, उसके ड्राइवर का नाम क्या है
इस चरण की ज्यादातर सीट पहाड़ी इलाकों में हैं। इनमें कई की सीमा नागालैंड, असम और म्यांमार से लगती हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन सीमाओं को सील कर दिया गया है। दूसरे चरण के चुनाव में समस्याएं ज्यादा हैं और सुविधाओं की कमी है। यह खुद सरकार के कामकाज का एक आईना है। लेकिन देखना यह है कि इन तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद किस बड़ी संख्या में जनता मतदान में भाग लेने आती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ थौबाल से अखिलेश सुमन। मणिपुर विधानसभा में दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी विवेक कुमार देवांगन का मानना है कि मतदान के मामले में दूसरा चरण पहले दौर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। संवेदनशील इलाकों में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने विवेक कुमार देवांगन से चुनाव तैयारियों पर की खास बातचीत। हमारे साथ हैं विवेक देवांगन, जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। विवेक जी, दूसरे चरण के चुनाव के लिए आपने क्या खास व्यवस्था की है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह चरण थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? दूसरे चरण के चुनाव में 6 जिले सम्मिलित हैं। चंदेल, उखरुल, सेनापति, तमेंगलोंग, थौबाल एंड जिरीबाम। इनमें से 4 जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो काफी दुर्गम हैं। कुछ क्षेत्रों में मतदाता जो पार्टी है मतदान करने के लिए जा रही है, पोलिंग पार्टी, उन्हें लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उन्हें ऑन फुट मार्च करना पड़ेगा 5 घंटे से ज्यादा। लेकिन काफी दुर्गम है, तो कुछ जगहों पे आपको हेलीकॉप्टर की भी सहायता लेनी पड़ी होगी। पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशन तक भेजने के लिए हमने चॉपर की सहायता नहीं ली है, बल्कि हमने P-3 5 मार्च को 24 पोलिंग पार्टीज को रवाना किया और P-2 ऑन 6 मार्च को हमने 211 पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया था एडवांस में। परंतु वापसी में जब पोलिंग खत्म हो जाएगी 8 मार्च को, तो वापसी में हमने व्यापक इंतजाम किए हैं उन्हें चॉपर से एयरलिफ्ट करने के लिए। ईवीएम और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगभग 105 पोलिंग स्टेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ईवीएम्स को हम चॉपर के द्वारा एयरलिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा इलाका है जो इस फेज में, सेकेंड फेज में, जो सेनापति का इलाका है और जो नगा इलाके हैं, उन्हें अशांत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेट चल रहा है। तो वहाँ के लिए क्या खास इंतजाम है? जो लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहे हैं उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। सबके सब लोगों का हमें चुनाव का आयोजित करने में समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि ये हमारी चुनाव की प्रक्रिया में बाधक बनेगा। लेकिन फिर भी सुरक्षा चुनौतियां वहाँ होगी। निश्चित तौर पे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, हमने आर्मी असम राइफल को मोबिलाइज किया हुआ है एरिया डोमिनेशन करने के लिए, उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने के लिए। साथ ही साथ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं, CRPF, CISF, SSB, ITBP, उन सबको हमने एडवांस एरिया डोमिनेशन के लिए भी भेज दिया है। और साथ ही साथ असम राइफल और आर्मी एरिया सैनिटाइज भी कर रही हैं, ताकि जब हमारे पोलिंग पार्टीज मतदान कराने जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। एक दूसरा खास इलाका है, वो इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से म्यांमार से जुड़ा हुआ है, तो वह एक दूसरे तरीके की चुनौती आपके लिए, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? उसके लिए हमने बड़े व्यापक प्रबंध किए हुए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कुछ अंडरग्राउंड आउटफिट्स और मिलिटेंट्स वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन्फिल्ट्रेट करके हमारी चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। तो हमने म्यांमार से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया है और उसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पहले चरण का चुनाव तो आपने काफी अच्छी तरीके से कर लिया, अच्छा परसेंटेज भी आया 86%। इस चरण के चुनाव में आपको क्या आशा क्या है, कितना परसेंट जा सकता है? दूसरा चरण चुनाव निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, परंतु मेरा विश्वास है कि दूसरे चरण में चुनाव का मतदान का प्रतिशत प्रथम चरण से ज्यादा होने की संभावना है। इस वक्त हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इम्फाल से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में देखा, चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या खास मुहिम चलाई गई है, और खासतौर पर क्योंकि दुर्गम इलाका है, तो ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए नवविक्रम, सुरक्षा इंतजाम इसलिए किए जाते हैं ताकि मतदाता जो हों वो इस बात से नहीं डरें कि उनके आने जाने में कोई बाधा होगी, उन्हें कोई डरा पाएगा या उनके खुद के जान पर कोई खतरा होगा।
तो इस हिसाब से सुरक्षा इंतजाम इस तरह से किए जाते हैं और उनको विश्वास होता है। लेकिन इससे अलग चुनाव आयोग अपनी तरफ से इतने प्रचार करता है ताकि लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि चुनाव आयोग काफी सक्रिय है और मतदान देना हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन इन दोनों बातों से इधर सबसे बड़ी बात ये होती है वो कारण जिससे प्रेरित होकर मतदाता आते हैं चुनाव देने पोलिंग बूथ तक, और वो कारण मौजूद हैं। अभी जो आप देख रहे हो कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा हुआ है, उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड के पीछे कारण है मणिपुर में उन इलाकों का नए जिले बनाए गए हैं जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। तो उस कारण से लोग चुनाव में मतदान करने आएंगे ताकि उनके प्रतिनिधि जब जाएं विधानसभा में तो उनकी आवाज उठाए। उसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको की जमीन का संघर्ष है नगा जातियों के साथ और कुकी जातियों के बीच में, तो वो अपनी मांगों को रखने के लिए वे भी चाहते हैं कि उनके विधायक जाएं और वे उनकी मांगों को, उनकी जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा में रखें। तो दोनों तरह के जो समूह हैं वो समूह काफी सक्रिय हैं और इन दोनों के बीच में कंपटीशन भी चलता है, प्रतियोगिता चलती है कि अगर वैली में ज्यादा वोटिंग हुआ तो हम भी ज्यादा वोटिंग करेंगे ताकि हमारे विधायक मनपसंद जाए। तो इस लिहाज से देखें तो लगता है कि मतदान प्रतिशत इस बार भी अच्छा होगा। नवविक्रम, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि दूसरे दौर में रिकॉर्ड मतदान होगा। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने राज्य में पहले दौर के रिकॉर्ड में मतदान पर खुशी जताई, साथ ही दूसरे दौर के लिए लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की। मणिपुर की राज्यपाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। हमारे साथ मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। नजमा जी, मणिपुर में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और 86% से ज्यादा लोगों ने मतदान में भाग लिया है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मैंने इलेक्शन से पहले अपील करी थी कि आप जरूर घरों से निकल के अपनी ये जो एडल्ट फ्रेंचाइज का आपको संविधान में एक आपको राइट मिला है तो आप उसका जरूर इस्तेमाल करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा दूसरे चरण का जो होगा उसमें भी लोग बाहर निकल के वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ, ये खास तौर पे समतल का इलाका है और समतल के इलाके में इतनी अच्छी तादाद में लोग आए, अब खास तौर पे पहाड़ी इलाके में चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी ही उपस्थिति होगी पहाड़ी इलाकों में, या आपको लग रहा है कि कोई अंतर आएगा? मुझे तो उम्मीद है कि लोग बाहर निकल के वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेट का असर जो पड़ा है वो नेगेटिव असर पड़ा है। अगले चरण में जो चुनाव होने वाला है वो उन लोगों के इलाके में हो रहा है जिन्होंने ब्लॉकेट की घोषणा कर रखी है, कुछ कुकी ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको उन लोगों से क्या अपील है, क्या कहना है? मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि ब्लॉकेड या नो ब्लॉकेड आपको अपनी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। मणिपुर में तो आप कह रहे हैं ब्लॉकेड है, मैं भी समझती हूँ ब्लॉकेड है लोगों को, और दूर दूर हैं जगहें तो यहाँ वोट देने आने में तकलीफ होती है, लोगों को असुविधाएं हैं। मगर जो जगह अभी और दूसरी जगह भी तो इलेक्शन चल रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि वहाँ परसेंटेज 50-56-7% होती है। क्यों नहीं लोग आते अपना वोट देने के लिए? ये उनका संवैधानिक हक है। तो मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने उन लोगों से भी अपील की है जिन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है, या उन लोगों से भी जो अभी लोकतांत्रिक दायरे से बाहर है, सबसे ये अपील कर रही है कि वे आएं और अगले चरण के चुनाव में भाग लें। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। मणिपुर में बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मणिपुर में मुख्य चुनाव अधिकारी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह मामला दर्ज किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि बीजेपी ने 3 और 4 मार्च को 8 स्थानीय अखबारों में इजाजत लिए बगैर विज्ञापन छपवाए। आपको बता दें कि 4 मार्च को मणिपुर में पहले दौर का मतदान था। कानून के मुताबिक मतदान और उससे एक दिन पहले अनुमति के बगैर विज्ञापन छापने पर पाबंदी है। आयोग ने उन अखबारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने विज्ञापन छापने के मामले में कानून का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि पार्टी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है और वो चुनाव आयोग की शिकायत का जल्द ही जवाब देगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।